हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रहे हैं कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, इसको लेकर। यानी जिस कैटेगरी में आते हैं हर कैटेगरी के लिए सेपरेट बात करेंगे। यहाँ पर कौन से कैटेगरी सभी सर्टिफिकेट कॉमन होते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर जो भी डाउट है आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पर जो कट ऑफ को लेकर आपके वीडियो कॉमेंट और मेल और चैटबॉट के ऊपर लगातार मैसेज आ रहे हैं, काम किए जाएंगे। बस कुछ जोनों के ऊपर काम किए जाएंगे जहां पर जो इंपॉर्टेंट जोन है, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उन सभी जोन के ऊपर फिर से रिवाइज किया जाएगा। पर थोड़ा सा समय लगेंगे और कोशिश ये करूँगा कि काउंटिंग में काफ़ी हद तक एक्चुअल तो नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो काफ़ी हद तक एक रेलेवेंट रहे, जो कट ऑफ जाए उससे ज़्यादा प्लस ना जाए। ये चीज़ मैं इस बात को ख्याल रखूँगा और सेपरेट 1 बाय 1 करके सारे जोन के हर लेवल वाइज जो जिसका मेथड कल हम लोगों ने बात कर लिया था, किस तरह से मैं काम करता हूँ वहाँ पर, जिसमें काफ़ी हद तक आपको क्लियर आइडिया मिल गए होंगे। तो उससे आप एक बार देख लें, यदि आप किस तरह से हम लोग कट ऑफ बनाते हैं, इस चीज़ को आपको कोई भी डाउट होगा क्लियर हो जाएंगे। तो कल से यानी आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कल के दिन एक जोन तो कंफर्म रहे, दूसरी जोन की गारंटी नहीं है, पर उसके ऊपर यदि समय से पहले काम कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको उस जोन को लेकर भी मिल जाएंगे। तो कल के दिन कौन सा जोन है, मुझे अभी तक जैसे ही स्टार्ट करूंगा शायद थोड़ी देर में, वैसे ही उसके ऊपर पता चल जाएंगे कौन से जोन के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो भी होगा कमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। तो पहला आपके जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल मतलब ये हुआ कि आपने क्लास 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी मार्कशीट है, जिस चीज़ को लेकर आपने जिस क्राइटेरिया के ऊपर फॉर्म अप्लाई किया था, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहला आपको जो इंपॉर्टेंट होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो या डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट हो, उससे सबसे बेस्ट जो सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लिए जाते हैं, 10वीं के सर्टिफिकेट आपके पास है, इससे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस में 10th का आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए। दोनों चीज़ आपसे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट किस लिए मांगे जाएंगे, ये आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, और 10th का मार्कशीट सिर्फ आपको नॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो, या डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपने बीटेक कर लिया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर जो आपको 12th की जगह आपको यहाँ पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाना होंगे, क्योंकि 12th इक्विवेलेंट आते हैं और डिप्लोमा जो आता है इक्विवेलेंट आते हैं 12th लेवल के। तो यहाँ पर दोनों से आप कोई भी लगा देते हैं। आपको 12th का सर्टिफिकेट है तो 12th का लगा दे, या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो डिप्लोमा लगा दे, आप दोनों चीज़ मान्य हो गए। तो यहाँ पर आपको ये करना है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपके एकेडमिक डिटेल में आता है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। यानी जब भी आपने अप्लाई किया होगा, जो डेट्स हैं उस डेट के पहले के आपके पास सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए। तो यहाँ पर उसी के प्रूफ के लिए ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जो आपने किया वो उसका कन्फर्म वेरिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट के ऊपर जो डेट लिखा होना चाहिए जब आपने अप्लाई कर रहे थे, उस डेट के पहले का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यदि उसके बाद का है तो आप यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट नेचर है ये खत्म हो जाएगी। इस बात को आप ख्याल रखना, जो भी हो पुराना हो, क्योंकि जब यानी यहाँ पर क्लियर तौर पर नोटिफिकेशन लिखे हुए थे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तब जाकर आप ग्रेजुएशन के पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे। यदि नहीं कर रखा है तो एलिजिबल नहीं होंगे। जब तक फाइनल मेरिट रिजल्ट आपके पास नहीं आ जाते तब तक आप एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना। जैसे मैंने कुछ कमेंट नहीं, कुछ लोगों ने मेल किया था जहाँ पर उन्होंने जानबूझकर 12th जब फॉर्म आया था तो उसमें 12th पर ही सिर्फ एलिजिबल थे, पर उन्होंने अप्लाई कर दिया ग्रेजुएशन लेवल वाले पोस्ट के ऊपर भी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के ऊपर भी उनका रिजल्ट है। यदि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि गलत पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो उम्मीदवारी है, जो कैंडिडेचर है, ये खत्म हो सकता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए था। फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहिए। क्या होता है वहाँ पर ही एग्जैक्ट पता चलेगा। पर अभी के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि एक एफिडेविट बनवा लेना आप, क्योंकि आपने जो गलती किया, गलती से फॉर्म अप्लाई करते समय हो गए, जो भी गलती हुआ हो, इस चीज़ को आपको कम से कम बना लेंगे। तो आपका जो 12th लेवल का सर्टिफिकेट है, 12th लेवल का जो पोस्ट है, ये कम से कम आपके पास सेफ रहेगा। तो एक एफिडेविट बनाकर आप जाना, क्योंकि 12th लेवल का जो आपने
पोस्ट आपका स्कोर अच्छा है, वहाँ पर मेरिट यदि बनते हैं तो वहाँ पर कम से कम आपका जॉब सिक्योर हो जाएंगे। इस बात को आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के अलावा क्या, यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में जाकर इसके अल्टरनेट के ऊपर आप बात करें यूनिवर्सिटी से, अब यूनिवर्सिटी ही आपको इसका अल्टरनेट ऑप्शन दे सकती है। यदि उसी समय आपको सर्टिफिकेट बना कर दे देते हैं तो ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं मिलता उस समय सर्टिफिकेट बना के तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तौर पर कुछ भी यूनिवर्सिटी आपको दे देता है वो सब मान्य होगा यहाँ पर। हाँ, इस चीज़ को आपको कम से कम यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना चाहिए। आपको अपने लेवल पर कुछ नहीं करना, कॉलेज लेवल पर कुछ नहीं करना, जो भी हो यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको इस सर्टिफिकेट को लेकर आपको अपना काम करने होंगे। चाहे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दो या ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यदि आपके मिल चुके हैं आप ये लगा दो, जो भी लगा दो, बस आपके पास होना चाहिए। चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देते हैं इससे भी काम चल जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी में जाकर आप कोई अल्टरनेट, अब क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और सभी को रिप्लाई मैंने किया है, पर यहाँ पर फिर से एक बार बता दिया कि इसमें कुछ भी हो पर हाँ सब कुछ माने, पर यहाँ पर जो भी हो ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से इशू होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो यूनिवर्सिटी से इशू होना चाहिए। यहाँ पर कॉलेज का कोई हाथ नहीं होता, कॉलेज अपने लेवल पर काम करते तो जो भी कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आप यहाँ पर जो भी आप इसका अल्टरनेट लगा लेते हो। तो ये तो हो गया अब आपका एकेडमिक डिटेल। अब बात आती है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का लोग है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं इतना सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। ये आपके सर्टिफिकेट पहले नंबर पर मांगे जाएंगे और सबसे टॉप पर यही सर्टिफिकेट लग रहेंगे। सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट अटैच होंगे, उसके बाद 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट पहले, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। मार्कशीट में कौन सा लगेगा, या लास्ट सेमेस्टर आपने बीटेक कर रखा तो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगा दो आप, या थर्ड ईयर का आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा तो थर्ड ईयर का आप रिजल्ट लगा सकते हो, मार्कशीट लगा सकते हो, काम बन जाएंगे। अब बात आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट का सबसे पहले जो कॉमन डाउट लोगों के होते हैं इसका वैलिडिटी कब तक होता है। तो आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट ले लो उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता, आप एक बार बना लो वो कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी फॉर्मेट में हो, बस सेंटर फॉर्मेट, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट आप उसमें बहुत सारे एक्ट के डिटेल लिखे होते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही, ये रहा, ये हाँ ये क्या चीज़ है, नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के ये जो फॉर्मेट है अब इसी फॉर्मेट में यहाँ पर बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिखे होते हैं और इसी फॉर्मेट में हर जगह इशू होते हैं। बस थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना कुछ चेंजेज हो जाते हैं हर स्टेट में। तो यहाँ पर कोई भी हो मेन फॉर्मेट यही होता है। अब इसी फॉर्मेट को सेंटर फॉर्मेट में माने जाते हैं और कम से कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से अप्रूव किया हो। कम से कम आपको डीएम या डीएम से आप नहीं करवा, आपका नहीं है तो कम से कम एसडीएम का लेवल का भी होना चाहिए। एसडीएम लेवल का है तब भी आपका काम चल जाएंगे, पर मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम आप डीएम लेवल के आप सर्टिफिकेट बनवा, जो भी उस समय बनवाए हो डीएम लेवल का है तो ठीक है, एसडीएम लेवल का भी है तो ठीक है, पर तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर जो भी हो इस लेवल का सर्टिफिकेट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में मान लिए जाते काफ़ी हद तक। यदि कोर्ट के एफिडेविट आप लगा देते तो उस समय मान कर लिए जाते हैं, पर नॉर्मली मान्य नहीं होता। तो यहाँ पर कम से कम एसडीएम या यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपको एक बार इस चीज़ को लेकर ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, जो भी फॉर्म में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट यदि हाँ डीएम लेवल का इशू है आपका किसी भी फॉर्मेट में हो, आपका स्टेट के फॉर्मेट में ही बना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उस जो भी सर्टिफिकेट है आपका मान्य होगा। कोई भी फॉर्मेट में हो यहाँ पर आपका मान्य होंगे। ये कितना भी पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, सब मान्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाले। कास्ट सर्टिफिकेट ये इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। अब आते हैं फी रिलैक्सेशन को लेकर, यानी जो लोग फी रिलैक्सेशन को लेकर ऑप्शन को क्लिक किया था यस, जिन्होंने फी रिलैक्सेशन आप चाहते हैं या नहीं चाहते, यदि आपने यस किया है तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अलग हो जाएंगे, इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी, यानी जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो फी में रिलैक्सेशन पाए थे, इनको लेकर सर्टिफिकेट आपको बनाने का। और इनका जो फॉर्मेट होगा ये रहा, ये अब ये ओबीसी सर्टिफिकेट हो गए, देन ये रहा, नहीं हाँ ये क्या चीज़ हो गए, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर, ये तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गए। फिर हाँ इनकम सर्टिफिकेट फॉर एबीसी,
जिन्होंने वेबर पाया था एग्जामिनेशन फ़ी में, जिन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी में छूट लिया था, यदि आपने यस किया है तो इस फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट उसी समय का बना हो तो ठीक है। यदि नहीं भी बना है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं। कम से कम स्टाम्प इशू अथॉरिटी, ये आपको कम से कम एसडीएम लेवल तक आपका इशू हो जाता है, एसडीएम लेवल तक ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप रेवेन्यू ऑफिसर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक कई बार काम चले, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर, इससे भी काम कई बार चल जाते हैं, पर एफिडेविट वगैरह लगाने पड़ते हैं। यदि आप एसडीएम लेवल का आप इशू करवा लेते हैं तो आपका काम यहाँ पर बन जाएंगे। यदि आपने फी में रिलैक्सेशन पाए हैं, यदि फी में रिलैक्सेशन आपने नहीं लिया तो यहाँ पर कोई भी ज़रूरत इस सर्टिफिकेट का नहीं है। आप किसी माइनॉरिटी में आते, फी में रिलैक्सेशन नहीं दिया, आपने पूरा 500 रुपया पे किया, पूरी 500 पे किया, या ओबीसी में जो आते हैं फ़ी, ओबीसी में जो भी फ़ी है उस फ़ी को पूरी तरह से पे किया, आप ईबीसी में आते हैं पर जो फ़ी है उस फ़ी को पे किया तो आपको ये आपको नहीं। यदि यस किया है आपने, जो एक्नॉलेजमेंट आपने डाउनलोड किया होगा एनटीपीसी, वहाँ पर यदि आपने यस किया होगा, यस का टिक है, तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और इसका फॉर्मेट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस कम से कम आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेनी चाहिए और इस चीज़ को एक बार बनवा लेनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि तहसीलदार से भी, जो आप तहसीलदार से भी बनाते तो तहसीलदार से भी मान्य होगा। पर मैं यही कहूँगा एसडीएम लेवल का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो रेवेन्यू नहीं होते हैं, यानी जल्दबाजी, आपके पास पुराना है, आपने रेवेन्यू ऑफिसर से बना रखा है, तो यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है कि रेवेन्यू ऑफिसर भी मान्य होगा, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर से भी या तहसीलदार से भी मान्य है, तो आप तहसीलदार के द्वारा भी इनकम सर्टिफिकेट बनाया हुआ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाले। तो ये तो हो गए आपका फी रिलैक्सेशन को लेकर जो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर, यानी ये आप वे कैंडिडेट जो फी में रिलैक्सेशन में चाहते हैं, एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी में आते हो, माइनॉरिटी में आते हैं, वो फी में रिलैक्सेशन लिए, तो ये आपको सर्टिफिकेट लगाने होंगे। ओबीसी के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट, एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने होंगे। यदि आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ओबीसी के बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाने होंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उससे 1 साल पुराना होना चाहिए, पर यहाँ पर भी मुझे लगता है 1 साल यहाँ पर छूट दिए जाएंगे। जिस तरह से ईडब्ल्यू छूट दिए गए थे, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को छूट दिए गए थे, तो शायद यहाँ पर भी दिया जाए। तो आगे चलकर ही पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट का किस तरह से होंगे। वहाँ पर ईडब्ल्यू के लिए आप कभी की भी बनाया हो, आप 2019 के पहले के हो या अब भी आपने बनाया हो या कभी के आप बनाए, ये सर्टिफिकेट आपके मान है। बस ये इतना ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से। ये एकेडमिक डिटेल हो गए, और आपके कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए कम से कम जब आपने अप्लाई कर रहे थे। जो आपके पास नहीं भी है ना, तो जो एक्नॉलेजमेंट आपने डाउनलोड किया था एनटीपीसी का, उसमें जो आपके फोटोग्राफ या एडमिट कार्ड जो है उसके ऊपर जो फोटोग्राफ है उसे निकाल लिया जाता है आसानी से। कंप्यूटर आप किसी भी जाएंगे स्टूडियो में, वहाँ पर वो आपको निकाल कर दे देगा, तो वहाँ पर फोटो के आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और कम से कम सभी कॉपी को 3 जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जाने होंगे, 3 जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जाने होंगे इन सभी डॉक्यूमेंट का, और प्लस में फोटोग्राफ। अब यहाँ पर एक बार ऑफिशियल तौर पर देख लें, ये पुराना एनटीपीसी 2015 को लेकर थे। तो यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट, हायर एग्जामिनेशन आपने 10+2 आपने किया, इसका सर्टिफिकेट प्लस इक्वेलेंट आपने जैसे डिप्लोमा कर रखा है, 10+2 की जगह डिप्लोमा कर रखा है, तो ये भी मान्य होता है। तो यहाँ पर 10+2 डिप्लोमा किया तो ये इसका सर्टिफिकेट आपके पास, और डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर 10th + 10+2 का, फिर इसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट, प्री डिग्री 10+2 का आपके पास है। तो ये इंटर पास आपने कब किया इसको लेकर, तो मैंने इसी को मैंने क्लियर तौर पर लिख दिया कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 10th का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, इससे आपका काम बन जाता है। तो वो वैसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर आप सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आपने डिग्री कब कंप्लीट किया, इसको लेकर यहाँ पर ऑनलाइन जब अप्लाई कर रहे थे उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर तौर पर मेंशन रहते हैं हर जगह, तो यहाँ पर इस बात को आपको ख्याल रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो भी फॉर्मेट में हो, कम से कम आप एसडीएम लेवल के बना रखें, एसडीएम लेवल के बना रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। डीएम लेवल के बना रखें तो बेस्ट है, नहीं बना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम लेवल से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में तहसीलदार लेवल के जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं, स्टेट के किसी भी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करें वहाँ मान्य हो जाते हैं, पर सेंटर फॉर्मेट में कम से कम एसडीएम लेवल के मांगे जाते हैं। कम से यहाँ पर डीएम लेवल का होना चाहिए, पर एसडीएम लेवल का होता है, यहाँ से भी काम चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। एसडीएम
मीडियम लेवल का कम से कम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ओबीसी, SC ST जो भी आते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आप तहसीलदार से भी बनवाते हैं। आपने फी में रिलैक्सेशन लिया था, मैंने भी इसको 2 बार रिपीट कर दिया। फी में रिलैक्सेशन इसको लेकर यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया। इसका फॉर्मेट ये है, इस फॉर्मेट को में आपको बनाने होते। बस यहाँ पर इकोनॉमिकल सेक्टर तहसीलदार से भी आप करवाते हैं, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर से करवाते हैं, तो ये भी आपका मान्य होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवाते हैं, DM के द्वारा बना हुआ है, ये भी मान्य, सभी का सभी मान्य होंगे यहाँ पर। तो यहाँ कोई सोचने की बात नहीं है। फिर इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर एक सर्विसमैन है। पेंशन से पेमेंट एक्समैन के लिए जो PWD कैंडिडेट है इनके लिए मैंने छोड़ रखा था। तो यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अब इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जो आपका पहले से बना हुआ है। फॉर्मेट तो है, रेलवे का स्पेशल फॉर्मेट है, पर जरूरी नहीं है कि आप रेलवे के फॉर्मेट में ही बना कर रखें। जो पहले से आपने इशू करवा रखा है सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा, उसी सर्टिफिकेट से आपका वेरिफिकेशन हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर नए सर्टिफिकेट बनवाने की। जिस समय आपने अप्लाई कर रहे थे उसी समय जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लिए जाएंगे। जो यहाँ पर वैसे यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिया हुआ कि इस तरह से होने चाहिए। ये चीज़ें आप एक बार देखना चाहें तो आप रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हो गए मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। स्पेशली यहाँ पर जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे उसी समय आपको कुछ बताए जाएंगे। ट्रैफिक अप्रेंटिस या गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर के लिए जब आपका सर्टिफिकेट आएगा उसी समय एक अपने हिसाब से दिए जाएंगे, तो उसी समय हमें इंतज़ार करना चाहिए इसको। लीगल सर्टिफिकेट यदि आप डाइवोर्स है, जुडिशरी सेपरेट है, इसको लेकर अपर कॉल लेटर आपको स्टेज 1 नहीं भी है ना, आपका स्टेज 1 स्टेज 2 का, तो एक एफिडेविट बना लेते तो यहाँ पर भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉल लेटर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय जब आप आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये तो होगा ही। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो आपको निकालने के लिए मैंने बता दिया। एनी रेलेवेंट सर्टिफिकेट यदि कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप अवेलेबल कर सकते हैं। आपके रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट रेलेवेंट है देन यहाँ पर इन केस वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम फादर 1 लाइन एप्लीकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कैंडिडेट रिक्वायर्ड तो सबमिट डेट ऑफ वेरिफिकेशन रेलेवेंट एफिडेविट। तो यहाँ पर यदि कोई भी गलती आपने अपने फादर के नाम में, अपने एड्रेस में, या जो भी आपने जो गलती आपने किया उन सभी चीज़ को लेकर कम से कम मजिस्ट्रेट या नॉटरी, ये दोनों लेवल के मजिस्ट्रेट या नॉटरी लेवल के आप बनवा सकते हैं। कोई भी हो, मजिस्ट्रेट लेवल का आप बनाते हैं तो ये भी आपके मान्य होगा, और नॉटरी लेवल से आप स्टाम्प अपना एफिडेविट बनाते हैं ये भी मान्य होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि आपको मजिस्ट्रेट लेवल के ही बनाना है, आपको नॉटरी लेवल के ही बनाना है। और रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर स्टार्टिंग दैट रेफर्ड पर्सन सर्टिफिकेट इज अ 1 एंड सेम नेम, वो सेम जो आपने बनाया उसी नाम से आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको कंप्लीट आपको करवाने होंगे। और कम से कम ब्रिंग 2 सेट्स क्लियर सेल्फ अटैच फोटोकॉपी। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटैच करने के बाद सबसे बॉटम में अपने सिग्नेचर करने के बाद देन यहाँ पर आपको अटैच सारे जो अरेंज में रखना है। पहले नंबर पर आपको 10th का सर्टिफिकेट जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, इसके बाद आपको 10+2 के सर्टिफिकेट। मार्कशीट आपको अटैच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी मार्कशीट नहीं लिखा हुआ, सर्टिफिकेट ही सिर्फ में लिखा हुआ, तो सर्टिफिकेट हाँ लेकर जाना है आपको। मार्कशीट आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ये आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, पर यहाँ पर ये 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर आपका ये ग्रेजुएशन का, उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं ये 4th नंबर पर आपने फी में रिलैक्सेशन लिया इसको लेकर। 5वें नंबर पर आप EWS में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की जगह आप EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर NOC आपको बनवाने को, तो ये क्राइटेरिया हो गए पूरी तरह से यहाँ पर आपका बन गया। तो बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। जो भी आपके कन्फ्यूजन थे सारे कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।